नमस्कार दोस्तों। आज अपने सीरीज का दूसरा लेक्चर। आज हम आप लोग को बताएंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण ने किन किन घटनाओं को जन्म दिया, उसके बाद उन घटनाओं की क्या भूमिका रही, जो समाजशास्त्र के आविर्भाव में उन घटनाओं की क्या भूमिका रही। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले पारंपरिक यूरोप था। पारंपरिक यूरोप अंधकार युग को कहा जाता था। उसके बाद आधुनिकता आई। हमने कल आपको बताया आधुनिकता क्या होती है। सामाजिक संस्थाएं, मूल्य और आदर्श जो आधुनिकता के पूर्व समाज में विद्यमान थे, उन्हीं को हम लोग परंपरा कहते थे। और जब यही हम लोगों ने देखा कि जो मूल्य, आदर्श और परंपराएं जो आधुनिकता के बाद हम लोगों को देखने को मिली, जिनमें पर्याप्त परिवर्तन हुआ, चेंज हुए, जो परिवर्तन हम लोग को दिखते हैं, प्रत्यक्ष और वास्तविक परिवर्तन, उसी को हम लोग आधुनिकता कहते हैं। इसी प्रकार जब आधुनिकता हुई तो सामाजिक परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन हुए तो सामाजिक परिवर्तन ने क्या किया, पुनर्जागरण, सामाजिक परिवर्तन ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। पुनर्जागरण के जन्म से वाणिज्यिक क्रांति आई। वाणिज्यिक क्रांति के बाद फिर वैज्ञानिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब आप देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे इसमें कि पारंपरिक यूरोप क्या था। जब 5वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप को बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही तर्कवादी समाज समझा जाता था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई इंसान बहुत ही बोलता हो, उसको बहुत नॉलेज हो, और वो अचानक शांत हो जाए, बोलना बंद कर दे, तो लोग कहते हैं चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। ठीक उसी तरह यूरोप भी 5वीं शताब्दी के बाद अंधकार युग में जाने लगा और इस पे पोप का नियंत्रण हो गया। चर्च के माध्यम से पोप का नियंत्रण था। उसने लोगों को धार्मिक अंधविश्वास में ढकेलना शुरू कर दिया, लोगों को धर्म के नाम पे डराता था, उनका शोषण करता था और शोषण को इतना बढ़ा दिया उसने कि लोग एकदम अपने चरम सीमा पे शोषण पहुंच गया, तो लोग एकदम त्रस्त हो गए, बोले बस अब नहीं। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कोई पहला हाथ उठे तो उसे ही रोक दो। पहला हाथ अगर रुक गया तो उसके बाद उठने वाले हाथ अपने आप रुक जाते हैं। कहा जाता है पहला सर उठते ही उसको कुचल दिया जाता है, जिससे आगे उठने वाले सर रुक जाते हैं। ठीक उसी तरह यूरोप में क्या हुआ कि जैसे ही पारंपरिक यूरोप अपने समाज में उसने देखा कि लोग जैसे ही उसके खिलाफ बोलते, वो उनको धर्म के नाम पे और ऐसे ही धार्मिक जो अंधविश्वास थे उसके नाम पे डराता, उनका शोषण करता। लेकिन यह शोषण कहाँ तक होता, लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके। शोषण का चरम सीमा जो होती वो इसने खत्म कर दी थी यूरोप ने। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं छोड़ता था यूरोप। जैसे हम लोग के यहाँ कोई भीख मांगने आता है भिखारी, तो हम उस लोग से कहता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे या भगवान के नाम पे दे दे, भगवान आपका भला करे, आपको स्वर्ग मिले। तो हम लोग उससे पूछते हैं कि स्वर्ग क्या आपने वहाँ हमारा अलॉट कर दिया है क्या, प्लॉट नंबर स्वर्ग में। ठीक उसी तरह यहाँ पे था। यहाँ पे था कि चर्च जो था वो कहता था कि आप यहाँ हमारे चर्च में आप डोनेट करिए, आके पैसे दीजिए आके, और ऊपर आपको जब स्वर्ग आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इतने नंबर प्लॉट अलॉट हो गया। ऐसे वो समझिए प्रमाण पत्र बांटता था सबको कि आप यहाँ चर्च में $10 दीजिए, आपको 50 गज का फ्लैट अलॉट हो गया स्वर्ग में। इस तरह चर्च ने एकदम चरम सीमा पे शोषण किया सबका, किसी को भी नहीं छोड़ता था चर्च। सबसे बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, चर्च का ये हाल हो चुका था। तो इसी तरह चर्च ने सबके दिमाग में एकदम धार्मिक बातों को भर भर के, लोगों को आध्यात्मिक बातें सिखा सिखा के एकदम उनके दिमाग से तर्क को खत्म कर दिया था, वैज्ञानिक सोच एकदम खत्म कर दी थी। उसी बीच क्या हुआ कि कुछ तो दुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया, तो वहां से कुछ वैज्ञानिक भागकर आ गए यूरोप में। तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सोचा कि ये वही चर्च है जो बहुत ही आधुनिक हुआ करता था, एकदम शांत खड़ा है ये चर्च, नहीं बोल रहा है, बिल्कुल धर्म के बारे में सोचता है, केवल विज्ञान के बारे में सोचता ही नहीं है, केवल आध्यात्म में डूबता रहता है, तर्कवाद पे इसका ध्यान ही नहीं आता है, भौतिकवाद पे इसका ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा तुरंत कि चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। तो उसने ध्यान दिया
कि यहाँ पे पोप ने इतना दिमाग सबका कैच कर लिया था कि हर जीवन के हर पहलू पे चर्च का नियंत्रण था, कोई भी पहलू हो। तो इसी को ध्यान में लेते हुए जो कुछ वहाँ से विद्वान भाग करके कुस्तुतनिया से आए थे यहाँ पे, उन्होंने चर्च को उनकी पुरानी चर्च को उन्होंने देखा कि किस तरह से शोषण कर रहा है। तो उन्होंने यूरोप को उनकी पुरानी बातों को याद दिलाना शुरू किया और उसी के क्रम में लोगों को बताया कि यूरोप इतना तर्कवादी हुआ करता था, इस तरह कितना तर्क देता था यूरोप, इतनी वैज्ञानिक सोच थी यूरोप की, और अब इतना अंधकार में चला गया है। तो इस तरह से यूरोप जो है अंधकार युग से फिर से पुनर्जागरण की तरफ बढ़ा। तो ये था पारंपरिक यूरोप। अब आप समझते हैं पारंपरिक यूरोप को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। तो पारंपरिक यूरोप को अंधकार युग इसीलिए कहा जाता है, अंधकार युग था पारंपरिक यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोपीय समाज ने, यूरोपियन सोसाइटी थी, उसने समाज के बारे में, उसका जो समाज था उसने तर्कवाद पे बात ही करना बंद कर दिया था। उसको केवल आध्यात्म और धर्म पे बातें करता था, वैज्ञानिकता की सोच उसकी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसको अंधकार युग कहा गया। आधुनिकता हमने कल आपको बताया था, आज हम देखेंगे पुनर्जागरण क्या होता है। तो पुनर्जागरण को ऐसे समझते हैं कि 5वीं शताब्दी के बाद जब जो यूरोप था तो वो अंधकार में चला गया। तो पुनर्जागरण का मतलब ये होता है पुनः जागना, दोबारा से उठना। तो इसी तरह जो पुनर्जागरण हुआ, तो यूरोप एक बार पहले वैज्ञानिक समाज था, तर्क पे आधारित बातें करता था, उसके बाद दोबारा से वो अंधकार युग में चला गया। अंधकार युग में जाने के बाद जब उसने पुनः फिर से वैज्ञानिकता, तर्कवाद और अध्यात्म को छोड़ करके भौतिकवाद पे बातें करनी शुरू की, तो उसी को पुनर्जागरण कहा गया। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण कैसे हुआ। तो पोप और चर्च के जो शासन था वो इतना ज्यादा लोगों का शोषण करता था कि लोग उससे त्रस्त हो चुके थे, और उसी के क्रम में लोगों ने कहा बस अब नहीं, अब जो है इसका विरोध करना शुरू किया जाएगा। और उसी के साथ लोगों ने चर्च का विरोध करना शुरू किया, और जब चर्च का विरोध करना शुरू किया लोगों ने, तब उन्होंने पाया कि चर्च में जो लोग रहते थे वो ऐश से जीते थे, लोगों का शोषण करते थे और अपना मस्त रहते थे। तो हुआ ये कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब अपनी सोच बदलनी चाहिए और तर्क और वैज्ञानिक आधारित बातें करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग थे उनको चर्च से जो धर्म की बातें की जाती थी उससे डर भी बहुत लगता था। लेकिन अब आप बताइए, आपसे सारा कुछ छीन लिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां पे आपका 50 गज का प्लॉट अलॉट है और आप यहाँ पे बस भूखों मरिए, कोई शौक नहीं, कोई अय्यासी नहीं, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, आपके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, सारा पैसा आप यहाँ दान कर दीजिए। तो इस कीमत पे आप स्वर्ग लेना पसंद करेंगे? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, पसंद करेगा। तो इसी तरह जब 5वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच में जब अंधकार युग का अंत हो रहा था, तो उस समय लोगों ने तार्किकता और वैज्ञानिक आधारित बातें शुरू की। चर्च के जो प्रभुत्व था, धार्मिक प्रभुत्व था चर्च का, उसके विरोध में लोगों ने बोलना शुरू किया। तो इसी तरह पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण का आरंभ कब हुआ। तो पुनर्जागरण का आरंभ कह सकते हैं कि 5वीं से करीब 15वीं शताब्दी तक तो अंधकार युग ही चलता था। अंधकार युग के बाद जब लोगों ने सोचना शुरू किया, वैज्ञानिकता आधारित, तर्क आधारित, भौतिकवाद आधारित बातें करनी शुरू की, तब जो है इसका पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ 17वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। उसी के बाद आधुनिकता का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, आखिर कारण क्या थे उसके। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा कारण तो यही था कि चर्च जो था वो कहता था कि सारा कुछ हमें दान कर दो आके, और हम आपको स्वर्ग में
50 गज का 32 नंबर फ्लैट अलॉट कर देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर दिल्ली को स्वर्ग मान लिया जाए और यहाँ के एमसीडी को पोप मान लिया जाए, तो एमसीडी कहेगी आप सारा टैक्स हमें दो आके, हर चीज पे इतना टैक्स लगा दे एमसीडी कि बोले कि ये भी टैक्स दो वो भी टैक्स दो, ठीक है, और हम आपको चाहिए नेहरू विहार का 75 नंबर बी ब्लॉक का प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। इस तरह से पोप करता था, कहता था कि आप हमें डोनेट कीजिए पैसा आके और हम आपको वहाँ पे प्लॉट अलॉट कर देंगे स्वर्ग में। तो यही करते करते जब लोग एकदम त्रस्त हो चुके थे, तब उन्होंने कहा कि अब शोषण और बर्दाश्त नहीं होगा। कहा जाता है कि उतना ही गुदगुदाओ कि लोग हंसे रोए ना। ठीक वही हुआ यूरोप में, जब लोग एकदम परेशान हो चुके थे, तब उन्होंने कहा कि अब और नहीं सहा जाएगा, अब जो है इसका चर्च का विरोध किया जाएगा, इसके धार्मिक प्रभुत्व को खत्म किया जाएगा और हम लोग आगे इसको वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। इसी तरह इसका विरोध किया गया और पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके परिणाम क्या हुआ। तो ये आप देख सकते हैं परिणाम, पुनर्जागरण के क्या क्या परिणाम हुए। तो पुनर्जागरण से वाणिज्यिक क्रांति हुई। वाणिज्यिक क्रांति में क्या हुआ कि जो लोग थे, लोगों ने अपने क्या कहते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देना शुरू किया। लोगों ने कहा कि अब जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने अपने जो जीवन है, जीवन यापन अच्छे से होगा, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। इसलिए उनको पैसे की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने सोचना शुरू किया कि किस प्रकार से हम लोग जीवन को सुखमय बना सकते हैं। उसी के क्रम में वाणिज्यिक क्रांति आई। वाणिज्यिक क्रांति में कहा जाता है कि प्रबोधन युग ने जो पुनर्जागरण था, उसने वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। तो वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों ने जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, आर्थिक प्रणाली थी, उसको लोगों ने बढ़ाया। और कहा जाता है कि वाणिज्यिक प्रणाली के जो वाणिज्यिक प्रणाली थी उसका विश्वव्यापी एकीकरण जो था, विश्वव्यापी एकीकरण, उसी को वाणिज्यिक क्रांति कहा गया। यानी जितना पूरे विश्व में व्यापार होता था वो एक साथ जुड़ने लगा, वो इसी को कहा गया कि वाणिज्यिक क्रांति। तो वाणिज्यिक क्रांति कब हुई थी? वाणिज्यिक क्रांति हुई थी 1450 के बाद वाणिज्यिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और कहा जाता है कि वाणिज्यिक क्रांति इसलिए प्रारंभ हुई क्योंकि जो पूर्व यानी पूर्व का व्यापार था एशिया के साथ, जो यूरोप का व्यापार था, उस पर इटली का एकाधिकार था। क्योंकि जो मार्ग था, समुद्री मार्ग, वो वेनिस और जिनेवा से होकर गुजरता था, तो इसीलिए उस पर इसका अधिकार था। रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इस पे जो है अलग थलग समाज, अलग थलग सा पड़ गया रोमन साम्राज्य, और उस पे जो है इटली का एकाधिकार हो गया पूरी तरह से। तो जब इटली का एकाधिकार हुआ तो उसने उस मार्ग को बंद करने की कोशिश की। 1453 में कुस्तुतनिया पर जो है आक्रमण किया गया और व्यापारिक जो एकाधिकार था उस पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, जो व्यापारिक मार्ग थे। तो इसी तरह जब व्यापारिक मार्ग पे कब्जा हो गया तो ये हुआ कि जो वस्तुएं आ रही थी एशिया से यूरोप में, उनकी कमी पड़ने लगी। और जब उनकी कमी पड़ी तो जो है कीमतें बढ़ने लगी। जब कीमतें बढ़ने लगी तो उसने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जैसे परिवार को प्रभावित किया, शिक्षा को प्रभावित किया, जीवन स्तर को प्रभावित किया। इस तरह से उसने विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अब जो है इतनी ज़्यादा कीमतें देनी पड़ रही हैं, तो क्या ऐसा न किया जाए कि एक बार सम्राट से मिला जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ का राजा था, जो राजा थे, उनसे मिले और राजाओं को ऐसी ऐसी समस्याओं के बारे में बताया। तो राजा ने क्या किया कि वो लोग उत्सुक हुए कि कोई नए मार्ग की खोज की जाए भारत में एशिया पहुंचने के लिए। तो नए मार्ग की खोज के परिणाम स्वरूप उन्होंने जैसे
पुर्तगाल, स्पेन, ये सब ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि अब नए मार्ग की खोज होगी, और वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे लोगों को उन्होंने इसके लिए फंड भी दिया, कहा कि आप पैसा हम देंगे, आप नए मार्ग की खोज करिए। तो इसी तरह वास्को डी गामा, कोलंबस आदि लोगों ने नए मार्ग की खोज की और एशिया के साथ जो है व्यापार को फिर से बढ़ावा मिला। नए मार्ग की खोज होते ही क्या हुआ कि कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार भी हुआ। जैसे एक वो कंपास सुई होती थी, जो दिशा सूचक सुई कहा जाता था, उसका आविष्कार हुआ। फिर से जो है मैप बनने लगे, फिर से मानचित्रण फिर से प्रारंभ हुआ। तो इससे वैज्ञानिक क्रांति का जन्म हुआ। वैज्ञानिक क्रांति का जब जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते जो है फिर से आसान हो गए, यानी एशिया पहुंचना यूरोप वासियों के लिए आसान हो गया। यूरोप के व्यापारी फिर आसानी से एशिया पहुंचते थे, यहाँ से माल लेकर के यूरोप जाते थे। यूरोप जब वो पहुंचते थे तो वहाँ पर उनको भारी मुनाफा होता था, इसलिए यहीं से औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया गया। जब यूरोप में बहुत ही ज़्यादा वस्तुओं की मांग होने लगी तब औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के जन्म के बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति ने बंधुता और फ्रांसीसी क्रांति ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, 3 चीज, यानी समानता और स्वतंत्रता, इन 3 चीजों को लेकर के फ्रांस में क्रांति हुई। यह क्रांति हुई थी 1779, यानी 1779 90 के दशक में क्रांति हुई थी, और 3 चीजों पे इसमें क्रांति हुई। तो इस तरह से जो समाज पहले जिसपे चर्च का, पोप का नियंत्रण हुआ करता था, उस समाज ने धर्म के अलावा जो कुछ और नहीं सोचता था, उसी समाज ने स्वतंत्र होकर सोचना शुरू किया। स्वतंत्र होकर सोचना शुरू किया तो उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई, जीवन स्तर उसका अच्छा हुआ। इस तरह से स्वतंत्रता भी आई जीवन में, समानता भी आई, समानता को लेकर युद्ध हुआ था। जब यह औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस समय एक नया वर्ग उभरा था जिसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग कहते थे। बुर्जुआ वर्ग का क्या था कि ये इन लोगों ने उद्योग के माध्यम से बहुत अधिक पैसा कमा लिया था, और ये लोग जो यहाँ का कलर्जी था, जो शासक था, उसको इन लोगों ने चुनौती देनी प्रारंभ कर दी थी। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जो नया वर्ग उभरा था उसने इसके आधार पे फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इस तरह से पहली बार क्या हुआ कि जहाँ किसी गांव में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, आप ऐसे समझिए इसको, ये एक गांव था, इस गांव में जब औद्योगिकरण हुआ यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, मान लीजिए 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ, तो क्या होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे लोग जो है लोगों को रोजगार मिलने लगा। जब लोग रोजगार मिलने लगा तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री नई उभरी। जब सुबह शाम सब काम करते थे, सुबह जाते शाम को आते थके हुए थे, तो क्या हुआ, रेस्टोरेंट खोलने लगे खाने के लिए। जब लोग थके रहते थे, खाना नहीं बनाना चाहते थे, रेस्टोरेंट खोलने लगे। इसी तरह से कुछ और लोगों को भी रोजगार मिला। अब ये काम करके जो लोग आते थे वो बर्तन तो धुलेंगे नहीं, तो उसके लिए कुछ नए लोगों उन्होंने रोजगार दिया कि खाना बनाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। महिलाओं को भी पहली बार जब औद्योगिक क्रांति हुई तो महिलाओं को भी पहली बार जो है वेतनभोगी श्रमिक के रूप में स्वीकार किया गया। अब ये समझिए, जो महिला मान लीजिए घर में रहती थी, उसको कुछ भी सोच नहीं सकती थी, घर के अंदर 4 दीवारों में रहती थी, वो जब बाहर गई, उसने पैसे कमाए, उसके बाद उसको यहाँ से जब
फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब इसने क्या किया, इसको 2 डोज और दिए, एक स्वतंत्रता का, एक समानता का। महिलाओं को 2 डोज और मिली स्वतंत्रता और समानता की। अब जो महिला स्वतंत्र और समानता के व्यवहार को ढूंढ रही होगी, पैसे कमा रही होगी, वो जो है, जो पितृसत्ता का समाज था उसको चुनौती देना प्रारंभ करेगी, क्योंकि जो स्वतंत्र होगी वो किसी का दबाव क्यों लेगी। तो इसीलिए उसने क्या किया कि पितृसत्ता को चुनौती दी। इससे क्या हुआ कि नारीवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। इन्हीं नारीवादी आंदोलन जो प्रारंभ हुए और यहाँ पे तलाक के केस बढ़ने लगे, जो घटनाएं होती थी जिसको कहते थे कि घरेलू घटनाएं जो होती हैं उनके केस बढ़ने लगे। इस तरह से महिलाएं जो हैं वो वेतनभोगी हो ही चुकी थी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उन्होंने आगे इसी तरह से मर्दों की जो सत्ता थी उसको चुनौती देना प्रारंभ किया और एक नारीवादी आंदोलन प्रारंभ किया। नारीवादी आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जो महिलाएं कभी घर से निकलती नहीं थी, कभी हमेशा दबी कुचली रहती थी, उन्होंने सोचना शुरू किया और समान हक मांगना शुरू किया। यहाँ से समानता और स्वतंत्रता का जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिली। यहीं से हम लोग देखते हैं जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी उठ रहे थे। जो प्रश्न उठ रहे थे उनका जवाब अभी तक क्या होता था कि जो मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र होते थे वो इनका जवाब दिया करते थे। जैसे पहले दर्शन शास्त्र था, मनोविज्ञान था, ये जितने प्रश्न उठते थे सबका जवाब यही दिया करते थे। कोई भी प्रश्न उठता था क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारे जवाब यही सब देते थे। अब एक समाज था जिसपे चर्च का शासन था। अगर वहाँ पे ऊपर से सेब जैसे गिरता था, न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम आया, लेकिन उस समय जब सेब गिरता था चर्च कहता था ऊपर वाले ने दिया, भगवान ने, चुपचाप खा लो, बस पूछना कुछ नहीं है। इसी तरह लोगों को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था और जितने जवाब, जो प्रश्न उठते थे सारे जवाब मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र ये सब दिया करते थे। लेकिन ये सब होते होते कुछ ऐसे प्रश्न आए कि कहा गया कि इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। उस संतोषप्रद उत्तर को ढूंढने के लिए एक नए विज्ञान का आविष्कार हुआ, उसकी जरूरत पड़ी, तो वही था समाजशास्त्र। यहाँ से समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो समाजशास्त्र की यहीं से जरूरत पड़ी और जो लोग केवल ये था कि समाज, जैसे कोई व्यक्ति था, ये एक व्यक्ति था, तो ये विषय थे जितने मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सब क्या करते थे, इसका अध्ययन करते थे। लेकिन एक नए विज्ञान की जब आवश्यकता पड़ी तो ये बोले इसका तो अध्ययन ये सब कर रहे हैं, इसका, लेकिन इसके लिए कौन अध्ययन करेगा, इसके लिए कौन अध्ययन करेगा। तो इसके लिए जो अध्ययन करने के लिए विषय उभरा उसी को हम लोगों ने समाजशास्त्र कहा। यहाँ से समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब हम लोग जितना अभी तक पढ़े हुए हैं उसको अब हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले कि पारंपरिक यूरोप। पारंपरिक यूरोप डालिए और लिखिए सबसे पहली हेडिंग। लिखिए ये 5वीं शताब्दी से
5वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप एक आधुनिक समाज हुआ करता था। 5वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप पर पोप और चर्च का धार्मिक प्रभुत्व हो गया। जब धार्मिक प्रभुत्व हुआ तो चर्च ने क्या किया? जो चर्च था, इसने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, और केवल आध्यात्म की बातें इसको सिखाता रहा। अलौकिकता पे विश्वास करने को बोलता रहा और बोला कि केवल जो है धर्म के बारे में सोचो। तो अब जब इसकी खोपड़ी में इसने 3 इंजेक्शन दे दिए पहले ही कि तुम केवल धर्म के बारे में सोच सकते हो, केवल आध्यात्मिक बातें कर सकते हो, केवल अलौकिकता वाली बातें कर सकते हो, तो इसके दिमाग में और क्या आएगा? कुछ नहीं आ सकता है। तो यही सब इसके दिमाग में भरता गया ये चर्च, और इसकी जो है मानसिक जो सोचने की क्षमता थी, तार्किक क्षमता थी, वो इसने खत्म कर दी। तो जब तार्किक क्षमता खत्म हो गई इसकी, तब यहीं से अंधकार युग का प्रारंभ हुआ। तो कहाँ तक लिखे कि हम लोगों ने लिखा कि 5वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप एक आधुनिक समाज था। 5वीं शताब्दी के बाद यूरोप में चर्च का प्रभुत्व हो गया और उसने लोगों को धर्म, आध्यात्म और अलौकिकता के विषय में सोचना प्रारंभ कराया, जिससे क्या हुआ? ये लिखते हैं आगे, जिससे यूरोपीय समाज भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़कर आध्यात्मिक, धार्मिक और अलौकिक बातों पर विश्वास करने लगा, जिससे लोगों में तार्किक सोच की क्षमता समाप्त होती चली गई। परंतु 5वीं शताब्दी परंतु पोप और चर्च के धार्मिक प्रभुत्व के विरोध में यूरोप में तार्किकतावाद
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक लहर चली जिसने लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक एवं अमूर्त तर्कों के स्थान पर भौतिक, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांसारिक विषय वस्तुओं को समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में समाज की उत्पत्ति और उसके विकास को भी मूर्त और वैज्ञानिक तर्कों से विश्लेषित किया जाने लगा, जिससे समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि को तैयार होने लगी। हॉब्स, लॉक, कांट, आदि के विचारों में सामाजिक विषयों पर तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्या होता था कि जो यूरोप पहले तर्क पे चलता था, धर्म की बातें करता था, ये जो पहले इन सब के बारे में सोचा करता था, इसने कहा अब जो है विज्ञान की बातें होंगी, तर्कवाद पे आधारित बातें होंगी, भौतिक दृष्टिकोण से सोचेगा, भौतिकतावाद। कहा पहले कमाएंगे, खुद खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो इधर देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। तब इस तरह से शुरू हुआ। अब हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग लिखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आई वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति हेडिंग डालिए आप लोग और लिखिए वैज्ञानिक क्रांति में क्या हुआ। तो जब इंसान परेशान हो चुका था, क्योंकि व्यापारिक मार्ग पे इसका तुर्कों का अधिकार था और नए नए व्यापारिक मार्ग की खोज भी नहीं हुई थी,
लोग एकदम परेशान हो चुके थे, तब उन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिकता की खोज होनी चाहिए। 1450 से 1750 के बीच वैज्ञानिक जो है चला, ये कौन सा वैज्ञानिक क्रांति हुई 1450 से 1750 के बीच में। लिखेंगे सबसे पहले इसमें जब जो है वाणिज्यिक क्रांति नहीं है, इसके बाद लिखेंगे पहले वाणिज्यिक क्रांति, तब वैज्ञानिक क्रांति पे आएंगे। पुनर्जागरण के बाद हम लोग लिखेंगे पारंपरिक यूरोप था ये, इसी में पुनर्जागरण को भी हमने पढ़ाया, या तो पुनर्जागरण फिर से लिख लीजिए। पुनर्जागरण के बाद अब हम लोग देखेंगे वाणिज्यिक क्रांति। लिखेंगे प्रबोधन ने वाणिज्यिक क्रांति हेडिंग डालना है। वाणिज्यिक क्रांति में लिखना है कि प्रबोधन ने वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की। वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की। वाणिज्यिक क्रांति का अर्थ आर्थिक प्रणाली के विश्वव्यापी एकीकरण से है। विश्वव्यापी एकीकरण से है। अंधेरे युग के दौरान पूर्व के साथ यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर इटली का एकाधिकार था, क्योंकि यह मार्ग वेनिस और जिनेवा से होकर गुजरता था, जिससे पूर्व के साथ व्यापार होता था। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि वैज्ञानिक क्रांति। अगली हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे इस पे डाल दो 1450 से 1750। वैज्ञानिक क्रांति को हम लोग लिखेंगे वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप जो बदलाव हो रहे थे उन्होंने यूरोपीय समाज के मूल्य आदर्श और नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी आवश्यकता ने
वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप लोगों के मूल्य, आदर्श, विचार और भौतिक जीवन में भी परिवर्तन आया। भौतिक जीवन में भी परिवर्तन आया। वह लोग जो अध्यात्म तथा धर्म आधारित सोच रखते थे, वह वैज्ञानिकता आधारित तथा भौतिकवादी सोच रखने लगे। क्या हुआ कि जब वैज्ञानिक वाणिज्यिक क्रांति हुई तो उससे लोगों के पास पैसा आया। जब पैसा आया लोगों के पास तो उन्होंने अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए सोचा। जब उन्होंने सोचा तो उसके लिए कुछ नई खोज की आवश्यकता हुई, और जब नए खोज की आवश्यकता हुई तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो उसी तरह कुछ नई खोजें हुई, जैसे छापे खाने का आविष्कार हुआ और दिक्सूचक यंत्र जो दिशा बताता था उसका आविष्कार हुआ। नए तरह से मानचित्रण होने लगा, तो इन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ। इसके बाद हेडिंग डालते हैं हम लोग वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। अब हम लोग देखेंगे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। जरा उसमें वैज्ञानिक क्रांति में लिखिए लास्ट में। वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के मन में कुछ विचार, जिज्ञासाएं तथा प्रश्न उभरे, जिनका उत्तर देने में मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र आदि सफल नहीं हुए, जिससे समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अब औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1750। लिखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड एक सामंतवादी कृषक और परंपरावादी समाज था।
अब आपको हमने बताया कि इस गांव में जब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा इस गांव में, तो इस गांव में कोई कृषक खेती करेगा? नहीं करेगा। इस गांव में कोई ऐसा रहेगा जो भूखे मरे? नहीं मरेगा, क्योंकि उसको रोजगार मिलेगा। इस गांव में कोई ऐसा रहेगा जो दूसरे के टुकड़ों में पलना चाहे? नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको रोजगार मिलेगा। जो लोग सामंतवादी और कृषक थे, उन लोगों ने फैक्ट्री में जाना शुरू किया, उससे उनको पैसा मिला। महिलाएं भी फैक्ट्री में जाना शुरू करती हैं, उससे उनके पास पैसा आता है। जिसके पास पैसा आता है वो कहता है हम ब्रह्मास्त्र। तो उसी तरह जब पैसा आया उनके पास, तो उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मांगना शुरू किया। यहीं से आप देखेंगे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मांगना शुरू करेंगे जब ये लोग, तो यहीं से फ्रांसीसी क्रांति को हवा मिलेगी। यहीं से तो फ्रांसीसी क्रांति को जब यहीं से हवा मिलेगी तब आगे फ्रांसीसी क्रांति होगी। चलो इसको लिखते हैं पहले, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। औद्योगिक क्रांति के साथ ही इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय समाज तेजी से परिवर्तित होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार, समाज और संबंधों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होने प्रारंभ हुए। अब हुआ क्या कि जो परिवार था, एक परिवार था ये, इसके पास पहले क्या होता था कि इसमें मान लो माँ रहती थी, यहाँ पे पिताजी रहते थे, यहाँ पे भाई रहता था, यहाँ पे बहन रहती थी, यहाँ पे बीवी रहती थी, यहाँ पे बच्चे रहते थे, है ना। यहाँ पे अन्य रिश्तेदार भी आ जाते थे। तो जब ये सब इतने लोग रहते थे, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो परिवार जो था वो यहाँ पे था, ज्वाइंट फैमिली जो थी, इसने एक नया रूप लिया जिसे कहते हैं नाभिकीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। अब परिवार में क्या हुआ, केवल ये व्यक्ति है मान लो, तो इसके बीवी और बच्चे, बस इन लोगों ने रहना प्रारंभ किया, बाकी सबको हटा दिया इसने, क्योंकि ये बाहर रहने लगा जाके। तो इस तरह से एक नया परिवार का रूप देखने को मिला। ये तीव्र परिवर्तन यहाँ पे हुआ। दूसरा ये हुआ जो संबंध थे वो भी बदलने लगे, जो संबंध थे वो भी परिवर्तित होने लगे। संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है इस तरह से कुछ। ये जो व्यक्ति था ये पहले अपने बाप से पैसे मांगा करता था, पिताजी से, पिता से पैसे मांगता था, भाई से पैसे मांगता था, रिश्तेदार भी आया करते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति आई तब यहाँ पे इसको मिल गया रोजगार। जब इसको रोजगार मिल जाएगा
तो ये क्या कहेगा पिताजी से, कहेगा पैसा तुमको चाहिए हो तो बताओ, भाई से कहेगा जरूरत हो तो बताना, रिश्तेदारों से कहेगा देखो अब समय नहीं है आने का, जब छुट्टी मिलेगी तब आएंगे। तो इस तरह से रिश्तों में भी, संबंधों में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो इसके बाद लिखते हैं अगले पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाएं खड़ी की, इन परिवर्तनों ने ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाएं खड़ी की, इन परिवर्तनों ने ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाएं खड़ी की जिनका उत्तर खोजा जाने लगा, जिनका संतोषप्रद उत्तर खोजा जाने लगा, जिनका संतोषप्रद उत्तर खोजा जाने लगा, जिसने एक नए विज्ञान को जन्म दिया, जिसने एक नए विज्ञान को जन्म दिया। यहीं से समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। अब फ्रांसीसी क्रांति पे आते हैं हम लोग। क्या हुआ था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व जिसे कहते हो, ये इसके 3 चीजें थी। तो हमने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब औरतों को वेतनभोगी श्रमिक के रूप में स्वीकार किया गया, अब जिस औरत के पास पैसा होगा उसको स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, तो क्या करेगी? वो कहेगी हम दूसरे की सत्ता क्यों स्वीकार करें, अब हम अपने खुद सक्षम हैं, अपनी अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए हम खुद कमा रहे हैं, तो हम दूसरे की सत्ता को स्वीकार करें। उसने क्या किया? पुरुषों की सत्ता को चुनौती देना प्रारंभ किया। जब उसने चुनौती देना प्रारंभ किया तो एक नारीवादी आंदोलन उभरने लगा। फ्रांस में क्या हुआ कि नारीवादी आंदोलन जब हुआ तो जो घरेलू घटनाएं हुआ करती थी वो बढ़ने लगी, और घरेलू घटनाएं जब बढ़ने लगी तो उससे क्या हुआ कि जो FIR होती थी, जो मुकदमे बढ़ने होते थे वो बढ़ने लगे वहाँ पे। तो इसी के फलस्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। जब वो बढ़ने लगे तो ये हुआ कि इसको समझने के लिए भी कुछ किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। इसका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब इसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको समझने के लिए एक नए विज्ञान की जरूरत पड़ी, और जब नए विज्ञान की जरूरत पड़ी तो उसी ने समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि को तैयार किया। चलिए लिखते हैं अगला हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के विचार को लेकर आगे बढ़ी, और जैसे जैसे इसका प्रभाव समाज पर पड़ा, वैसे वैसे यूरोप में नारीवादी आंदोलन प्रारंभ हुए तथा महिलाओं ने पुरुषों के आधिपत्य को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। एक केस आपको बता रहे हैं, हमें हमारे सर ने पढ़ाया था, याद आ गया यहाँ पे। तो सर ने बताया था शायद, हाँ, फ्रांस में
एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक औरत ने अपने हस्बैंड पे केस किया था, मुकदमा कर दिया था कि इसलिए हमें मानसिक उत्पीड़न करता है हमारा। तो जब कोर्ट में उससे पूछा गया कि किस तरह से मानसिक उत्पीड़न होता है, तो उसने बोला कि ये ना जो टूथपेस्ट होता है, बोला कि हम इससे बोलते हैं कि पीछे से दबाया करो। आपको दिखाते हैं 1 सेकेंड बस। जैसे टूथपेस्ट होता है, तो ये बोला कि इसको पीछे से दबाया करो। ये जैसे मान लो ये टूथपेस्ट मान लो है, तो कहती थी औरत कि उसको ना यहाँ से पकड़ के ऐसे दबाया करो, आगे टूथपेस्ट निकाला करो। हस्बैंड उसका क्या करता था कि यहाँ से ऐसे बीच से ऐसे पकड़ के ऐसे दबाता था, तो उसको देख के इरिटेट होती थी। तो उसने इस बात के लिए उस पर ये नारीवादी आंदोलन कितना सख्त हुआ होगा और कितनी ज़्यादा चुनौती दी होगी उसने पुरुष सत्ता को। तो ये जो है सब इसकी देन थी। औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की देन थी ये सब। तो आगे लिखते हैं हम लोग कि जिस महिलाओं ने पुरुषों के आधिपत्य को चुनौती देनी प्रारंभ की, जिससे सामाजिक पारिवारिक संबंधों में तेजी से परिवर्तन आने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से कुछ ऐसे प्रश्न उठे जैसे विवाह विच्छेद, डिवोर्स जिसको कहते हैं ना, तो विवाह विच्छेद की दरों में वृद्धि हुई, लिविंग रिलेशनशिप साहचर्य, लिविंग रिलेशनशिप होता है ना, बिना शादी के लड़के लड़की साथ में रहते हैं, तो साहचर्य आदि भी बढ़े, जिसका उत्तर ढूंढा जाने लगा, जिसने समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि को तैयार किया। धन्यवाद दोस्तों, ये अपनी टेस्ट सीरीज का दूसरा लेक्चर था और हम लोग इसी तरह कल पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि इस तरह बन रही थी, इसके क्या निष्कर्ष हुए, ये हम लोग कल देखेंगे और किस प्रकार से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।